हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी 046 जिसका कोड है, और इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ चुके हैं। आज फोर्थ वीडियो है जिसमें हम माइंडफुलनेस एंड वेलबींग की बात करेंगे। इससे एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जामिनेशन में, वो सभी आपके सामने हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि प्रीवियस 3 वीडियोज में हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के वो टॉपिक्स कवर किए हैं जिनको 10 मार्कर में पूछा जाना बिल्कुल तय है। तो आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 20 मार्क्स का, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी से एसोसिएट करते होगा। तो प्रीवियस वीडियोस आप डेफिनेटली देख कर आए होंगे। एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा रही थी। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर, विच इज माइंडफुलनेस एंड वेलबींग। ये तो टॉपिक ऐसा है, इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स यूज करके आप अपने आप भी बहुत अच्छा कॉन्टेंट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे टाइप्स ऑफ माइंडसेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना होगा। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। माइंडफुलनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। इस जो हमारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो इन भी हम 2 वीडियोस में स्प्लिट कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम 10, 11, 12 कवर करेंगे, 13, 14, 15 करेंगे नेक्स्ट में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सभी एक ही वीडियो में कवर हो सकते हैं, लेकिन उस पूरे वीडियो को कवर करने में मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाऊंगी, और फिर कोई फायदा नहीं है कि मैं किसी भी चीज को जल्दी में करूं, और वो मुझसे होगा भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि चाहे हमारे आज के वीडियो 20 मिनट्स के ही बने दो, लेकिन उनको हम एक क्वालिटी के कंटेंट में बनाएंगे, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझ पर भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं 10th टॉपिक से, जो है पेज नंबर 26 पर। तो आ जाते हैं 26 पेज नंबर पर क्विकली। आ गए हैं हम, विच इज माइंडफुलनेस एंड माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे पहले। माइंडफुलनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट इन अ नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग मैनर। माइंडफुलनेस एक ऐसा वर्ड है जो जनरली लोग यूज तो करते हैं, कहते हैं मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करो, लेकिन ये होता कैसे है कि इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं अटेंशन पे करने की प्रेजेंट मोमेंट में, एक नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग मैनर में। It involves being fully engaged with whatever is happening in the here and now, whether it's an internal experience like thoughts or emotion, or external stimuli like sights and sounds. इसमें हम पूरी तरीके से इंगेज हो जाते हैं उस सिचुएशन में जहां पर हम होते हैं, और ये बुद्धिस्ट कल्चर से एसोसिएटेड है। ये मेडिटेशन का एक टाइप भी है, एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है जो अब आजकल यूज होता है बहुत ज्यादा। ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से ओरिजिनेट हुआ है। माइंडफुलनेस हैज बीन सेक्युलराइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू वेरियस थेराप्यूटिक एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट इन द वेस्ट। वेस्टर्न साइड में इसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ मिक्स भी किया गया है। मीन्स ये केवल माइंडफुलनेस एक अपने आप में इंडिविजुअल प्रैक्टिस होने के अलावा दूसरे इंटरवेंशंस के साथ भी कंबाइन किया जाता है। माइंडफुलनेस में एक्चुअली होता क्या है, क्या इंक्लूड करता है ये 4 चीजें आपको नजर आ रही हैं: अवेयरनेस, अटेंशन, एक्सेप्टेंस एंड नॉन जजमेंट। अवेयरनेस का मतलब है नोटिसिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जिस मोमेंट में आप हैं उसको फोकस करते हुए जब आप उससे अवेयर होते हैं, दैट्स कॉल्ड अवेयरनेस ऑफ दिस इन दिस फिनोमेना। फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम विद ओपननेस एंड क्यूरियोसिटी। अटेंशन पे करना है हमें, यानी कि जिस मोमेंट में हम हैं वहां की हमें अवेयरनेस भी हो, साथ साथ हम उसके लिए अटेंटिव भी हो, हम उस सिचुएशन को अटेंड करना भी चाहें विलिंगली, ये बहुत जरूरी है। और जब हम किसी भी चीज को विलिंगली करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स हम उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट भी करेंगे, अलाउइंग एक्सपीरियंस टू बी एज दे आर विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। जो भी सिचुएशन है जैसी है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना माइंडफुलनेस के अंदर आता है। नॉन जजमेंट, ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंसेस विदाउट लेबलिंग देम एज गुड और बैड। कोई भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, उसको बिना कुछ लेबल किए वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करना इज नॉन जजमेंट। माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन की बात करें तो कई सारे ऐसे टाइप के इंटरवेंशंस हैं जो माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस किए जाते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस आर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स दैट यूज माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस टू प्रमोट मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल हेल्थ। कुछ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और वाइडली यूज्ड एमबीआईज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR जिसको हम बोलते हैं। ये किसने डेवलप किया था? अगर आप नाम याद रख पाते हैं वेल एंड गुड, नहीं रख पाते हैं तो प्रेशर मत लीजिएगा। ये जॉन कैबेट जिनने क्रिएट किया था लेट 1970s में। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये 8 वीक का प्रोग्राम है दैट इंक्लूड्स वीकली ग्रुप सेशंस विद डेली होम प्रैक्टिसेस। इट यूजेस माइंडफुलनेस मेडिटेशन, बॉडी अवेयरनेस एंड योगा टू हेल्प पीपल कोप विद स्ट्रेस, पेन एंड इलनेस। इसके अंदर जब हम स्ट्रेस को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जो सिखाई जाती हैं। बॉडी की अवेयरनेस सिखाई जाती है कि कब आपको बॉडी में हो रहे किस वाइब्रेशन को फील करना है, सेंस करना है, और योगा को भी इसमें कंबाइन किया जाता है। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में तो यूज होता ही है, किसी भी तरीके के क्रॉनिक पेन को भी मैनेज करता है,
एंड इम्प्रूविंग लाइफ क्वालिटी फॉर वेरियस हेल्थ कंडीशंस। स्पेसिफिकली बात करें तो फिजिकल हेल्थ कंडीशंस के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो बॉडी को उसकी नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, ये इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो मार्क विलियम्स का नाम ज्यादा आता है इसमें, बाकी लोगों का नाम भी आप साथ में जोड़ सकते हैं। ये भी एक 8 वीक का प्रोग्राम है। एमबीसीटी इंटीग्रेट्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स विद माइंडफुलनेस स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट रिलैप्स एंड डिप्रेशन। ज्यादातर ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए यूज होता है, जिसमें सीबीटी के जो थेरापेटिक इंटरवेंशन है उसके साथ माइंडफुलनेस को जोड़ा जाता है। Primarily aimed at preventing depression, relapse, but also used for anxiety, stress and enhancing general well-being. Dialectal behavior therapy, ये क्लिनिकल में आपने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ भी हम जिक्र करेंगे इसका। स्ट्रक्चर इसका क्या है? While it includes a broader set of skills, DBT uses mindfulness as a core practice alongside distress tolerance, emotion regulation and interpersonal effectiveness. इसका हम ज्यादातर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में इसका यूज करते हैं, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी का, जिसमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया जाता है। डीबीटी जो है वो अपने आप में एक प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें माइंडफुलनेस को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। बट ये अब इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, सेल्फ हार्म के लिए भी, सेल्फ हार्म को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज होती है ये थेरेपी। डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी में भी जब हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी जैसे इश्यूज को ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे इंटेंस इमोशनल स्टेट्स को डील किया जाता है, और जब इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो उनको अलाइन करने के लिए पर्सन के बिहेवियर के साथ में, या उनको करेक्ट करने के लिए हम माइंडफुलनेस का भी इंक्लूजन कर देते हैं। क्योंकि माइंडफुलनेस बेसिकली है क्या? माइंडफुलनेस में फोकस करना होता है। और जब आप इस तरीके की थेरेपीज में या कोई भी और थेरेपी जिनमें हम किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं सीबीटी आ गया है, सबके साथ में माइंडफुलनेस को जोड़ा जा रहा है, जबकि माइंडफुलनेस अपने आप में एक अलग चीज लगती है, लेकिन माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो सकती है जहां पर भी हमें अटेंशन और फोकस की जरूरत होगी। तो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी में जहां पर रिलेशनशिप इश्यूज या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ऐसी चीजें जहां पे इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको अलाइन किया जाता है, वहां पे माइंडफुलनेस एक बहुत ही पॉजिटिव इंटरवेंशन का काम करता है साथ में, इसीलिए इसको ऐड किया जाता है। देन कम्स एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ये जो थेरेपी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट की बात है ना, तो इसमें भी माइंडफुलनेस को कनेक्ट कर दिया जाता है। इस थेरेपी में एसीटी प्रमोट साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट टू बिहेवियर चेंज अलाइन विद पर्सनल वैल्यूज। ये ज्यादातर साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन के लिए यूज होती है, लेकिन इसमें हम अगेन ये भी वही चीज हो रही है, थेरेपी में जो पर्पस है वो अल्टीमेट पर्पस भले ही सेम हो, लेकिन जो मीन वाइल प्रोसेस का जो पर्पस है हमारा, वो है कि पर्सन एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट के साथ में खुद को भी ठीक कर सकता है, राइट। तो ऐसे में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कराने से उसको हेल्प मिलती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस बेस्ड रिलैप्स प्रिवेंशन, ये सारा बोवन ने डेवलप की थी, नेहा चावला एंड जी एलन मैरलेट का नाम इसमें आता है। एम्स टू प्रिवेंट सब्सटेंस यूज रिलैप्स बाय टीचिंग इंडिविजुअल्स टू रिस्पॉन्ड टू क्रेविंग्स एंड ट्रिगर्स विद माइंडफुलनेस रादर देन ऑटोमेटिक रिएक्शन। कि कुछ लोग होते हैं ना, जब उन्हें बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है किसी चीज की, और कोई ऐसी गलत हैबिट है जैसे सब्सटेंस अब्यूज वगैरह हो गया, तो उसमें कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को फोकस रखना है कि हमें कोई काम नहीं करना है, उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो वहां पे भी माइंडफुलनेस का यूज किया जाता है, जो एडिक्शन से रिकवर कराने में खास तौर से इसमें यूज किया जाता है। अब डिफरेंट टाइप के जो इंटरवेंशंस हैं, इनका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एप्लीकेशन तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि एक तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हम करेंगे, किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है उसे ट्रीट करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो थेरेपीज हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। अब माइंडफुलनेस भी एक इंटरवेंशन ऐसा है जो अपने आप में बहुत पावरफुल है। अब जब दो चीजें साथ में मिल जाएंगी तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करने की ये कैपेबिलिटी रखती हैं। इसी के अलावा फिजिकल हेल्थ पे भी वर्क होता है इसकी हेल्प से। माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे फिजिकल हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है, और कई बार तो हमारे प्लान में नहीं होती, टारगेट में नहीं होती, फिर भी हो रही होती है। इमोशनल रेगुलेशन को हेल्प करने बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, इमोशनल रेगुलेशन को मेंटेन करने में, अभी हमने बात भी की थी। कॉग्निटिव बेनिफिट्स है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है पर्सन का, राइट। तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बिहेवियर चेंजेस तो ऑटोमेटिक दिखेंगे ही, जब हम वर्क ही वो कर रहे हैं जिससे पर्सन की पूरी पर्सनालिटी में फर्क आए, तो बिहेवियर में भी चेंजेस नजर आएंगे, राइट। इनको आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इम्प्लीमेंटिंग माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ, हम इसकी फॉर्मल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर्मल प्रैक्टिस कैसे होगी? मेडिटेशन सेशंस वेयर वन माइट सिट क्वाइटली एंड फोकस ऑन ब्रीथ और बॉडी सेंसेशंस, बॉडी के डिफरेंट सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए उन पर फोकस करना। एंड इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस कैसे हो सकती हैं? कि जब हम रोजाना की जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं,
ईटिंग, वॉकिंग, लिसनिंग, टर्निंग रूटीन टास्क इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर माइंडफुलनेस। जो भी हम टास्क करें उसमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए चीज़ों को फोकस करें तो वो इनफॉर्मल तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो माइंडफुलनेस का जो इंटरवेंशंस हैं वो बहुत यूजफुल हैं लाइफ में, और माइंडफुलनेस अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग कर ही नहीं पाते हैं। जो कर पाते हैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और योगा से जो लोग जुड़े होते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है इन चीज़ों को करना। लेकिन पहले हमें माइंडफुलनेस को सीखना होगा, तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कोई भी पर्सन डायरेक्टली इस तरीके से इसमें नहीं आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिफरेंट टाइप के माइंडसेट्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, और इजी है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब इन माइंडसेट्स का हमारी वेलबींग में क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी डिफरेंट माइंडसेट्स तो होते ही हैं, हम सभी अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। सोचिएगा आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, और हम जो हमारा माइंडसेट होता है वो हमारी वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। अगर हमारा थोड़ा सा भी करप्टेड माइंडसेट है तो फिर वो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा, हमारी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बनने लग जाएगी। Mindset refers to the established set of attitudes or beliefs that shape one's perception of themselves and the world around them. बहुत सारे टाइप के माइंडसेट्स हैं जो हमारी वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके बारे में एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। बहुत कॉमन है, 3 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है। 3 मार्कर निकल जाता है मेरे मुंह से, लेकिन आपके अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के सेक्शन सी की मैं बात कर रही हूँ। 3 मार्कर इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि लगातार फर्स्ट ईयर के 6 पेपर्स का जो है इजी नोट्स एक्सप्लेन करने के बाद, सेकंड ईयर के दोनों स्ट्रीम के इजी नोट्स एक्सप्लेन करने के बाद जुबान पर वो फिक्स हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सी सेक्शन में आपका थोड़ा सा आपको अच्छी खासी लेंथ में लिखना होता है। फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट अलग से पूछा जाए तो आप और थोड़े से एग्जांपल्स बढ़ा दीजिएगा अपने कंटेंट के हिसाब से, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, यानी जो भी फिक्स माइंडसेट में बिलीव करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि दैट क्वालिटीज सच एज इंटेलिजेंस और टैलेंट आर स्टैटिक ट्रेट्स दैट कैन नॉट बी सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे जब हम कोई नया काम करने को कहते हैं तो वो ये सोचते हैं, या उनका ये थॉट होता है अपने बारे में, या उनकी सेल्फ एस्टीम ये अलाउ करती है उन्हें, ऐसा वो कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ। मतलब उन्हें अपनी लिमिट पता होती है और वो फिक्स्ड दायरे में ही रहना चाहते हैं। वो कुछ भी नया रिस्क लेने से, रिस्क भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नया ट्राई करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कैपेबिलिटीज फिक्स्ड हैं, उनका जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड है, उनका एप्टीट्यूड फिक्स्ड है, उनका इंटेलिजेंस, एवरी क्वालिटी सब कुछ फिक्स्ड है। इस तरीके का थॉट उनका होता है, और उन्हें अचानक से आप चेंज भी नहीं कर सकते। वो ये सोचते हैं कि आप उनकी क्वालिटीज को अचानक से चेंज भी नहीं कर सकते, ना वो खुद ऐसा कर सकते, उन्हें ऐसा लगता है। उनका जो इम्पैक्ट होता है वेलबींग पे कैन लीड टू अवॉइडेंस ऑफ चैलेंजेस टू प्रिवेंट फेलियर, रिजल्टिंग इन लोअर रेजिलियंस एंड हायर स्ट्रेस व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज। ऐसे लोगों के सामने जब कोई नई सिचुएशन आती है तो वो उसमें क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच पाते, क्योंकि उनकी वो क्रिएटिविटी वर्क ही नहीं कर रही है। क्रिएटिविटी कैसे और आती है इसको भी समझिएगा। जब आप किसी एक एनवायरनमेंट में जुड़े रहते हैं, आप एक एनवायरनमेंट में लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसी चीज से एसोसिएटेड तमाम थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को छोड़ देते हैं तो आपके माइंड में बहुत मुश्किल है कि कोई नया थॉट अपने आप से डेवलप हो जाए। जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे उसके बारे में एक्स्ट्रा भी सोच पाएंगे। तो जब इनके सामने कोई भी नई सिचुएशन आती है तो ये उससे टैकल नहीं कर पाते, और इनके अंदर रेजिलियंस की पावर भी कम हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। May foster a fear of failure leading to lower self-esteem and tendency to give up easily, which can negatively impact mental health. फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो, अभी मैंने बताया था कि सेल्फ एस्टीम, खुद को कम आंकते हैं, ये अपना एस्टिमेशन, सेल्फ एस्टीम मतलब खुद का एस्टिमेशन जो है वो कम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो चीज़ों को कुछ भी अलग नहीं कर सकते। फिक्स्ड का मतलब ये हो गया कि एक थॉट प्रोसेस पे फिक्स हो गए आके, तो इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, डिफरेंस समझ लीजिए, ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग हमेशा अपसेट रहते हैं, डाउन रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी और नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन आने पर इनका रिएक्शन से उस टाइम फेस के लिए जो है ये परेशान हो जाते हैं, और उस तरीके से चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट जो लोग होते हैं। फिर आता है हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये बताता है कि जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप की जा सकती हैं, ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में बिलीव करते हैं, ये बहुत बड़े रिस्क टेकर्स होते हैं। ये जो लोग होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, वो ना केवल खुद से मोटिवेटेड रहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाई होता है इनके अंदर, बल्कि ये जनरली दूसरों को भी मोटिवेटेड करते दिखते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ हो सकता है, फिर लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें ग्रोथ माइंडसेट में देखने को मिलती है। अब आप देख रहे हैं आपको ग्रोथ माइंडसेट में वर्ड भी ग्रोथ है,
पॉजिटिव साउंड ही कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि जो इनकी वेलबींग है वो ये होती है कि ये चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, इनके अंदर रेजिलियंस भी ज़्यादा होता है, मोटिवेशन भी हाई होता है, और लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को टैकल करने की इनकी टेंडेंसी भी डिफरेंट होती है। Promotes a sense of control over one's life, boosting self-efficacy, which is linked to higher well-being and lower levels of depression and anxiety. ये जो लोग होते हैं ना, इनको ये लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहेंगे वैसा हमारे साथ हो सकता है, जबकि जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं उनको ये लगता है कि हम लाइफ के कंट्रोल में हैं, हम एक दायरे में फिक्स हैं और हम उसके आगे नहीं जा सकते। मगर यहाँ पे रिवर्स होता है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को ये लगता है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और कुछ क्रिएट करने में ये बिलीव करते हैं। ओके, तो ये 2 टाइप के माइंडसेट हो गए। अब ये तो एक कैटेगरी हो गई, क्योंकि अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ पढ़ा। एक तो हमने कैटेगरी पढ़ ली। अब हमारे पास आता है अबंडेंस माइंडसेट वर्सेस स्कैरसिटी माइंडसेट। इसी तरीके से अगर ये अलग से आ जाए पूछने के लिए, तो आप इसे भी कर पाएंगे बहुत आसानी से। ये माइंडसेट भी कुछ इसी तरीके का है, एक में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, दूसरे में नेगेटिविटी दिखेगी। अबंडेंस माइंडसेट, दिस माइंडसेट सीज लाइफ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेंटी, there's enough success, love and resources for everyone। इस तरह के जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पास तमाम रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मींस ये लाइफ को अपग्रेड करने की बात करते हैं, और जो कुछ भी ये कर सकते हैं वो करने की भी बात करते हैं। मतलब उन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट इस पे बात खत्म नहीं हो जाती है। ये भी मानते हैं कि हम उनका फुल पोटेंशियल से यूज भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन वेलबींग क्या होगा, इनके अंदर जेनरोसिटी फॉस्टर होती है, कोलैबोरेशन एंड ऑप्टिमिज्म विच कैन लीड टू स्ट्रॉन्गर सोशल कनेक्शन एंड अ मोर पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। स्ट्रेस जो है वो कम रहता है काफ़ी, रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन एंड प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन। जब अबंडेंस वाले माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो मोर देन इनफ है, हम उनका यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से हम चीज़ों को और भी बेहतर बना सकते हैं, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखने को मिलती है। जब हमें ये पता होता है कि हम जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कराती हूँ। आप एक जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे आप अकेले हैं, बिल्कुल रात का समय हो गया है, थोड़ा स्कैरी सा एनवायरनमेंट सोचिए, तो आपको डर लगेगा क्योंकि आप अकेले हैं। आप लग सकता है, अब ये मत कहिएगा कि आप मुझे नहीं लगता, वो फिर कैटेगरी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर उसी रात के अंधेरे में हमारे साथ 4-5 लोग और हों, तो और वो हमारे जैसे ना हो, डरपोक दूसरे कैटेगरी के हों, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा। मीन्स कहने का ये मतलब हो गया कि जब हमें ये पता होता है कि हमारे साथ और भी लोग हैं, या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम हमेशा सिक्योर फील करते हैं। ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे यूज होगी, नॉट जस्ट इन केस ऑफ दिस। तो यहाँ पे इनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है, सेटिस्फैक्शन रहता है। अब आ जाते हैं स्कैरसिटी वाले। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, जिन्हें लगता है कि हर चीज की कमी है। ये लोग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने पर भी उनको कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं, जिसके भी फर्स्ट कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, इन्हें लगता है कि हर सिचुएशन से, हर एक चीज से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। इनके सामने से अपॉर्चुनिटी गुजर जाएगी, लेकिन इन्हें लगेगा अरे इसमें तो अभी भी कमी है। होता है ना वो कुछ लोग, जैसे आपने DIY पता होगा आपको, डू इट योरसेल्फ, जिसमें वेस्ट से भी हम कोई चीज बना देते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अबंडेंस माइंडसेट का, कि वो जो भी है उससे कुछ नया क्रिएट कर देंगे। इनके अंदर भी क्रिएटिविटी हाई होती है। लेकिन स्कैरसिटी वाले उस किसी भी चीज में कमी ही देखेंगे। इनकी जो व्यू है, अप्रोच है, वो थोड़ा नेगेटिव होगी चीज़ों के टुवर्ड्स। तो इनकी वेलबींग पे इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा फील करेंगे। इनको लगेगा कि सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, जल्दी गिव अप कर देंगे, कुछ नया नहीं बिल्ड कर पाएंगे। और इनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग की साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि इनको ये लगेगा कि हम हमेशा एक थ्रेट में हैं, ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, लाचारी सी महसूस करना, गिव अप कर देना, ये हम स्कैरसिटी माइंडसेट में देखते हैं। फिर आता है पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव के साथ आप पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव माइंडसेट भी लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो नेगेटिव भी बढ़ा सकते हैं। पर फिर नेगेटिव में ये जो हम ऊपर कैटेगरीज पढ़ रहे थे, वो नेगेटिव का ही एग्जाम्पल है, तो आप पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कर दीजिए, या फिर पॉजिटिव ही लिख दीजिए तो भी चलेगा। पॉजिटिव में क्या होता है, हम लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं। यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते, पर हम ये जानते होते हैं कि उसका एक्सेप्टेंस तो जरूरी है, फिर उसके बाद हम चीज़ों को पॉजिटिवली आगे लेकर कैसे चल सकते हैं। जबकि नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं ढूंढ पाते। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और होप ढूंढ लेते हैं, एक्सेप्टेंस भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है तो बस कुछ भी हो जाए, 180 डिग्री घुमा के हम चीज़ों को सही कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, कोशिशें करने के बावजूद वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वाले तो नेगेटिव ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो कुछ पॉजिटिव ही नहीं ढूँढते। तो नेगेटिव माइंडसेट हमें स्कैरसिटी में भी नज़र आ जाता है ना? और पॉजिटिव माइंडसेट हमें ऊपर के 2 कैटेगरीज़ में नज़र आ जाता है। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है लर्न्ड हेल्पलेसनेस वर्सेस लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। ये भी आपको सी सेक्शन में पूछा जा सकता है और पूछा गया है ये। लर्न्ड हेल्पलेसनेस का क्या मतलब है? हेल्पलेसनेस हो जाना मतलब ऐसे फील करना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर लर्न उसके आगे लग गया है, लर्न का मतलब हो गया वो चीज़ हमने हमारी प्रैक्टिस में आ गई, हमने सीख ली। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हम हेल्पलेसनेस को सीखते हैं कहीं जाके, और हेल्पलेसनेस जो है वो हमारे अंदर एक बिहेवियर की तरह डेवलप हो जाती है, तब हम उसको लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। क्या कैसे समझेंगे? व्हेन इंडिविजुअल्स रिपीटेडली फेस अनकंट्रोलेबल नेगेटिव सिचुएशन दे माइट लर्न टू गिव अप और फील पावरलेस। ऐसा तब होता है किसी पर्सन की लाइफ में लगातार फेलियर्स आ रहे हैं, वो मेहनत भी कर रहा है, लक भी साथ नहीं दे रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, डिफिकल्टीज लाइफ में आती जा रही हैं आती जा रही हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो ये मान लेगा कि आई एम हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। तो इसको हम बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि अब हम उसके हैबिचुअल हो गए। अब हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो पॉजिटिविटी आनी ही नहीं है। होता है ना, लगातार लाइफ में कई बार नेगेटिव सिचुएशंस लाइन से आती रहती हैं, तो ये चीज़ डेवलप हो जाती है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई टाइप का माइंडसेट फिक्स होता है। ये क्रिएट हो जाता है टाइम के साथ में। ये ऐसा माइंडसेट है जो टाइम के साथ पर्सन के साथ क्रिएट हो जाता है। वो पर्सन कभी तो उसके संग डिफिकल्ट टाइम शुरुआत में रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में से ही उसके अंदर थी, पर वो समय के साथ आई है, तभी तो इसके आगे लर्न लगा हुआ है। अब इसी तरीके से लर्न ऑप्टिमिज्म भी होता है, जिनके साथ इसका रिवर्स होता है। पहले इसका वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़ लेते हैं। लीड्स टू डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, पैसिविटी इन फेसिंग लाइफ चैलेंजेस। जाहिर सी बात है उनको लाइफ में जो है सब चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी और सेल्फ एस्टिमेशन भी लो होने लगेगा। ऑप्टिमिज्म लर्न कब होती है? द प्रैक्टिस ऑफ चैलेंजिंग एंड चेंजिंग पेसिमिस्टिक थॉट इनटू मोर ऑप्टिमिस्टिक वंस एज टॉट बाय मार्टिन सेलिगमैन। क्या होता है कि जो भी पेसिमिस्टिक थॉट आ रहे हैं, चीज़ें डिफिकल्ट हो रही हैं, हम उन्हें कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हेल्पलेसनेस आने पर की कंडीशन तब आती है जब हम ऐसा कर नहीं पाते। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पर हम उसके आगे बार बार डाउन होते चले गए, हम उसके आगे सरेंडर करते चले गए। लेकिन ज़रा भी अगर हमने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वही हेल्पलेसनेस जो है हमारी ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हो सकती है अगर हम चाहें तो, राइट? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव मेंटल हेल्थ बाय फॉस्टरिंग रेजिलियंस, होप एंड अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू लाइफ एडवर्सिटीज। डिफिकल्ट सिचुएशंस में पर्सन जो है वो कोप करना सीखता है, उसके अंदर रेजिलियंस बढ़ता है और डिफिकल्ट सिचुएशंस को वो हैंडल कर लेता है आसानी से, जब उसके अंदर लर्न ऑप्टिमिज्म रहता है। तो ये एक माइंडसेट है जो हमें पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट का एग्जांपल दे रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव का दे रहा है। अब है माइंडफुलनेस माइंडसेट। माइंडफुलनेस माइंडसेट इन्वॉल्व्स बीइंग फुली प्रेजेंट एंड एंगेज इन द करंट मोमेंट, एक्सेप्टिंग इट विदाउट जजमेंट। इसका अब ये माइंडफुलनेस तो पढ़ के ही आए हैं आप, तो पता ही है आपको क्या होता है। वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट होगा? जब माइंडफुलनेस वाला माइंडसेट होगा कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में सोचो और सिचुएशन पे फोकस करो, अटेंशन पे करो, तो हम उस सिचुएशन से जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो पहले उस सिचुएशन से ही टैकल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी। तो ऐसे में उस पर हमारी वेलबींग पे उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आएगा। स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाएंगे, इमोशनल रेगुलेशन बना रहेगा, ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और हम वरी एंग्जाइटी से भी दूर रह पाएंगे, राइट? तो एक तरीके से अच्छा ही है। अब इसका वेलबींग में क्या कंट्रीब्यूशन है? सॉरी, कंट्रीब्यूशन टू वेलबींग क्या रहेगा कि इमोशनल रेजिलियंस क्रिएट करता है ये, किसी भी टाइप का जो भी माइंडसेट हो। ये ओवरऑल की बात हो रही है, अभी तो हम जो पढ़ रहे थे स्पेसिफिक पढ़ रहे थे। एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होगा किसी भी टाइप के माइंडसेट का? इमोशनल रेजिलियंस। माइंडसेट लाइक ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म एंड माइंडफुलनेस कंट्रीब्यूट टू इमोशनल रेजिलियंस। आपने देखे, आपको कई सारे जो माइंडसेट दिखे, कुछ एक में नेगेटिविटी दिख रही थी, एक में पॉजिटिविटी दिख रही थी। तो जिसमें भी आपको इमोशनल रेजिलियंस वहां दिखेगा जहाँ पे हमने पॉजिटिव चीजें देखी हैं। उसी तरीके से हमें आप लेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फील करने को मिलेगा जब इमोशनल रेजिलियंस पे पर्सन हाई होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे जब पॉजिटिव माइंडसेट होगा, राइट? हेल्थ आउटकम्स भी अच्छे आएंगे जब पॉजिटिव माइंडसेट होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो चीजें वहीं पर बुरी हो जाएंगी। सेटिस्फेक्शन, अचीवमेंट का ग्रोथ, जब ग्रोथ और पॉजिटिव माइंडसेट जैसे होंगी कंडीशंस हमारे साथ में, तो पर्सन अपने गोल्स को एक्वायर कर पाएगा, लाइफ में सेटिस्फाइड रहेगा, अच्छे आउटकम्स ही होंगे। आप कंट्रीब्यूशन के अलावा आउटकम्स भी लिख सकते हैं कि हमें हमें क्या आउटकम्स मिलेंगे लाइफ में। ये सारे आउटकम्स हमें इस तरीके के माइंडसेट से देखने को मिलते हैं। ओके,
तो ये हमारा टॉपिक हो गया। आई थिंक अभी हमने हमारे 2 ही टॉपिक हुए हैं और ये हमें पढ़ना है थर्ड, फॉरगिवनेस एंड इट्स रोल इन वेलबींग। आई एम श्योर ये थर्ड ही टॉपिक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। एक बार क्विकली मुझे इंडेक्स को देखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैं कितनी देर से पढ़ा रही हूँ। यस यस यस, फॉरगिवनेस एंड इट्स रोल इन, तो हमारा 30th टॉपिक है। आ जाते हैं पेज नंबर 30 पे। टॉपिक नहीं है, ये है। मुझे लगा शायद मैं काफ़ी देर से पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं बहुत ही देर से पढ़ा रही हूँ। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है। फिलहाल आ जाते हैं फॉरगिवनेस पे। अब ये फॉरगिवनेस तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप किसी को भी खड़ा करके लेक्चर सुन लीजिए। अभी मेरी कोई क्लास होती है, यहाँ पे फिजिकली आप लोग प्रेजेंट होते तो बहुत मजा आता, आप लोगों के परसेप्शन जानने की कोशिश करती, आप लोगों के क्या व्यू है, क्या अप्रोचेज हैं। ऑफलाइन बैचेस में यही मजा आता है जो थोड़ा सा मिसिंग होता है, लेकिन ठीक है, फिर मैं ही बोल रही हूँ, आप ही लोग सुन लीजिए, ये भी तो हो सकता है। तो वही हम करेंगे फिलहाल। तो फॉरगिवनेस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस, यानी कि रिजेंटमेंट, एंगर या रिवेंज लेने की डिजायर। जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं ना, तो खुद को खाली करते हैं। मीन्स जो कुछ भी हमारे अंदर भरा है उसके प्रति, मीन्स एंगर है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी इशू है, जो भी उसके टुवर्ड्स हम फील करते हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जिस तरीके की भी चीजें हैं, वो फॉरगिव कर देने से हमारे अंदर से खाली होती हैं। हम सामने वाले पर्सन को कई बार माफी मांगे बिना भी माफ करते हैं, है ना? ऐसा भी तो होता है कि हम किसी पर्सन ने हमसे माफी नहीं मांगी और हम उसे माफ कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों के साथ किया है कि अगर किसी पर्सन ने मुझसे सामने से आके माफी नहीं भी मांगी है तो मैंने उनको बिल्कुल मन से ऐसे ड्रॉप डाउन करा दिया है। फिर वो कहाँ गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी तरीके से उस पर्सन के टुवर्ड्स फ्री हो गई, क्योंकि अब वो मेरे थॉट में नहीं है, मेरे माइंड में नहीं है। तो उनको लेकर अगर कोई भी नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती थी तो अब वो नहीं रहेगी। इसका फायदा किसे होगा? सबसे पहले उसी पर्सन को होगा जो फॉरगिव करेगा। माफी मांगने वाले को फायदा होना हो, माफी देने वाले को हमेशा फायदा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हम क्या क्या लिखना है हमको, उसके सबसे बात कर लेते हैं। बाकी तो अब ये सब जानते ही हैं कि someone who has wronged you, whether they deserve it or not. It's not about condoning or forgetting the offense, but rather about releasing the emotional burden. देखिए, जो भी इमोशनल बर्डन हम फील कर रहे हैं वो हम उससे फ्री हो जाएंगे। ठीक, वो हमारे लिए जरूरी है। जब हम फॉरगिवनेस के प्रैक्टिस को, यानी फॉरगिवनेस के फिनोमेना को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपना बेनिफिट कर रहे होते हैं। जो जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया है वो उसकी तो हैबिट में है फिर गलत करना। अगर उसने हमारे साथ ऐसा किया है या कुछ इंटेंशनली हमें हार्म किया है तो हम उसको जाके करेक्ट कर भी देंगे ना, तो वो हमारा तो हम कर ही चुका है। आगे तो किसी का नहीं करेगा और वो हमारे करेक्ट करने से शायद ठीक हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, हम खुद को फ्री जरूर कर सकते हैं दूसरे को माफ करके। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या क्या होता है? इमोशनल हेल्थ, नेगेटिव इमोशंस रिड्यूस होते हैं। अगर हम किसी पर्सन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो हमारी हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। तो वो चीज जो है यहाँ पे रिड्यूस होगी। फॉरगिवनेस कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज फीलिंग ऑफ एंगर, बिटरनेस एंड हॉस्टिलिटी विच आर लिंक टू स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ऐसी कोई भी फीलिंग जो हमें परेशान कर रही है, हमें ट्रबल में डाल रही है, वो सब क्लियर आउट हो जाती है जब हम किसी भी पर्सन को फॉरगिव करते हैं। और पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, क्योंकि अब जब हमारा मन खाली है, दिल एकदम क्लियर है, तो हम किसी और काम में लगेंगे, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव फीलिंग इंक्रीज होने लगती हैं। आप अपने आराम से अपनी लैंग्वेज में से लिखिए। अब देख ही रहे कितनी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक लिखने के लिए। मेंटल हेल्थ, प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ इशू, हमारे अंदर होने वाले किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ इशू को ये प्रिवेंट कर देती है। अगर आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स लगातार एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको गुस्सा आता है दूसरे पर्सन पर, तो आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे डाउन हो रही है। आपको लग रहा है कि उसको देखने से मुझे गुस्सा आता है, उसके बारे में सोचने से मुझे गुस्सा आता है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। आप ये तो सोचिए कि आप सोच रहे हैं एक तरफ बैठ के, तो आपकी हेल्थ डाउन हो रही है। तो ऐसे में फॉरगिवनेस जो है हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट हो सकती है। सब पहला स्टेप है ये। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहे होते हैं। ऑफरिंग रिलीफ फ्रॉम दीज कंडीशंस बाय ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ रिमिनेशन ओवर पास्ट हर्ट्स। कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं। दूसरे को जब हम माफ कर देते हैं तो वो जो ऑब्सेसिव थॉट्स है ना, जो लगातार माइंड में आते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था, वो कर कैसे सकता है मेरे साथ में, तो ये सारी बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और उनकी जो साइकिल होती है ना लगातार जो चलने वाली, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। इससे हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो रिस्टोर होती है। और अपनी एनर्जी बचा के रखना बड़ा ही जरूरी है। मैं तो इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। फिर फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जब भी हम किसी पर्सन के टुवर्ड्स फॉरगिवनेस को शो करते हैं तो हम स्ट्रेस से बाहर आते हैं, है ना? हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर होती है। फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा हम डिफरेंट डिसीजेस को कैच कर सकते हैं। अगर लगातार डिसऑर्डर्स में बने रहेंगे या डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी हमारे अंदर हो रहे हैं, तो फिजिकल डिसीजेस बड़ी तेजी से कैच करती हैं।
उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। एंड लॉन्गेविटी, स्टडीज सजेस्ट दैट दोज हु प्रैक्टिस फॉरगिवनेस माइट लिव लॉन्गर एज द रिडक्शन इन स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशन कैन हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो हम ज्यादा जिएंगे, और हर कोई ज्यादा जीना चाहता है ना, जीना भी चाहिए। रिलेशनशिप क्वालिटी, जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो ये एक हैबिट बनती है, छोटी छोटी बातों में भी होती है, छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिन्हें, जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, वो बात हो या ना हो, वो उस एंगल से भी बात को देखना शुरू कर देते हैं और बात का बतंगड़ बनता चला जाता है। ऐसे में अगर ऐसे लोग जो होते हैं, अगर फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें, उन्हें लगे भी भले ही बात नहीं हुई है, मगर वो अगर ये मान भी रहे हैं ना कि हाँ इसने गलत किया, पर अगर वो उसको इग्नोर करना सीखेंगे तो इससे पहला बेनिफिट उन्हीं को होगा। तो ये भी एक बात है कि रिलेशनशिप हील होते हैं। आप किसी के टुवर्ड बुराई सोचेंगे, बार बार ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, आपका उस पर्सन से रिलेशनशिप खराब होने लगेगा, और सामने से आप भले ही ना दिखाएं, मन से खराब होने लगेगा। तो ऐसे में जरूरी है रिलेशनशिप को हील करना। आइसोलेशन से प्रिवेंट होंगे लोग। अक्सर आइसोलेशन इसलिए भी प्रेफर करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि जिसके साथ बैठेंगे फिर बातचीत होगी, फिर बिगड़ेगा, फिर सब चीज़ें खराब होंगी, और फिर एक्सपेक्टेशंस आएंगी, फिर इश्यूज होंगे, दुनिया भर की बातें। तो जब हम फॉरगिव करते हैं दूसरों को छोटी छोटी बातों के लिए, तो इससे हम आइसोलेशन में नहीं जाते, हम लोगों में फिर रहना सीखते हैं। तो एक सोशल इंटरेक्शन हमारा अच्छा बना रहता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम तो इंक्रीज होती ही है, हमारा कॉन्सेप्ट भी अपने बारे में अच्छा होने लगता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं ना, तो हम अपने आप को एक पॉजिटिवली परसीव करते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को जाने देता हूँ, अपने बारे में एक अच्छा थॉट डेवलप होता है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, अपना अच्छा एस्टिमेशन हम कर पाते हैं, और हमारा खुद का डेवलपमेंट तो होता ही है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। पेशेंस सिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, किसी को माफ करना बातों पे, कई बातों पे, और ये बहुत पेशेंस का काम है कि आप किसी की बात को इग्नोर करें, जो आपको बुरी भी लग रही है बट आप फिर भी इग्नोर कर रहे हैं ना, माफ भी कर रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, तो बड़ा काम है ये। स्पिरिचुअल वेलबींग भी अच्छी होती है, मतलब इनर पीस हमें मिलता है, हम जो है एक फुलफिलमेंट की फीलिंग से कवर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम शांति चाहते हैं लाइफ में, तो क्या बहस में पड़ना। और एक पॉइंट पे आके सबके संग ये होता है, जब हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, यूथ होते हैं, आप यंग एज में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसने मुझसे ऐसा कहा कैसे, मैं उसकी जान ले लूंगा, या मैं उसके संग ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। वो जो एनर्जी होती है ना, वो आपसे ये सब करवाती है। धीरे 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 जब आप लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो आप हमेशा पीस चूज करते हैं ओवर एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको लगता है कि शांत रहने से जो है सारी चीजें जो है वो शांत हो सकती हैं। पर शांत होने का मतलब क्या है, ये वही फॉरगिवनेस की बात हो रही है कि छोड़ो उसे, जाने दो, जो जिसने जैसा किया। तो ऐसे केस में हम अपने लिए पीस चूज करते हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये धीरे धीरे आप सभी उम्र के साथ में पीस चूज ही करेंगे, और इनफैक्ट आप में से बहुत सारे करते भी होंगे। तो हमारी स्पिरिचुअल वेलबिंग होती है। तो फॉरगिवनेस जो है एक ऐसा कि क्या है क्या नहीं है, इससे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि एक बड़ा ही ईजी टॉपिक है। और जितनी बातें मैंने करी, मैं सच बताऊं तो मुझे टॉपिक पढ़ाने में मजा आ रहा था, मैं इसलिए पढ़ा रही थी, वरना ये टॉपिक तो ऐसा है जो आप मेरे पढ़ाए बिना भी एग्जाम में लिखेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, जो चीजें इसमें हमने पढ़ी हैं आप बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को यहाँ ओवर करती हूँ। ये 4th वीडियो था। 5th वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी ये जो हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस पेरेंटिंग के साथ, और नेक्स्ट 3 टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स को। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।